नमस्कार। भारत के इतिहास में देखिए बाहरी आक्रमणों की कई परतें हैं। अरबों के बाद तुर्कों का दौर आया। बिल्कुल। और उसमें एक नाम मतलब सबसे ज्यादा गूंजता है, महमूद गजनवी। हाँ, जिसने भारत पर एक दो बार नहीं बल्कि क्या कहते हैं करीब 17 बार हमला किया, ऐसा कहा जाता है ना। सही। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का वो सिंध पर हमला हुआ। उसके बाद एक लंबा अरसा गुजरा जब अरबों का असर सिंध और मुल्तान तक ही ज्यादा रहा। हाँ, हमने पहले भी बात की थी कि कैसे उस दौर में ऊंट पालन आया, खजूर की खेती शुरू हुई। और भारत की दशमलव प्रणाली अरब पहुंची, जजिया कर भी लगा। चचनामा जैसे स्रोत हैं जो ये सब बताते हैं। हाँ, लेकिन फिर जैसा आपने कहा तस्वीर बदलती है, तुर्क आते हैं। तो आज हम इसी दौर की गहराई में उतरेंगे, खास तौर पर महमूद गजनवी पर। हाँ, और जो स्रोत हमें मिलते हैं मतलब उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये गजनवी कौन था, क्योंकि उसने इतने हमले, और सबसे जरूरी असर क्या पड़ा भारत पर। बिल्कुल यही मकसद है। उसका उदय कैसे हुआ, उसके बड़े हमले कौन से थे, और हाँ, सोमनाथ वाला वो सब, और उसके दरबार के विद्वान कौन थे, और फिर प्रभास क्या रहे लंबे समय तक। सोचिए 17 बार हमले, ये नंबर ही अपने आप में चौंकाने वाला है। आखिर क्या वजह थी, मतलब उसका सोमनाथ मंदिर पर हमला तो उफ, इतिहास में बहुत दर्ज है। चलिए इस पूरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। हाँ, शुरू करते हैं गजनी के आने से ठीक पहले के भारत से। कैसी थी यहाँ की राजनीतिक स्थिति? अच्छा सवाल है, क्या था उस वक्त? देखिए, वो दौर था भारत में राजनीतिक बिखराव का। मतलब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी जो सबको कंट्रोल करे। उत्तर पश्चिम में यानी आज का पाकिस्तान और पंजाब वाला इलाका, वहाँ हिंदू शाही वंश का राज था। राजा जयपाल। हाँ, राजा जयपाल और फिर उनके बेटे आनंदपाल, ये बड़े शासक थे। इनकी राजधानी उद्भानपुर या वैहिंद थी, और सबसे पहले गजनवी का सामना इन्हीं को करना पड़ा। और बाकी भारत में क्या चल रहा था? कश्मीर में रानी दिद्दा थीं, काफी शक्तिशाली शासिका मानी जाती हैं। दक्षिण में तो चोल साम्राज्य अपने चरम पर था। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। हाँ बिल्कुल। मध्य भारत में बुंदेलखंड जिसे कहते हैं, वहाँ चंदेल राजा विद्याधर थे। इनका नाम याद रखना जरूरी है, आगे जिक्र आएगा। ओके, विद्याधर। कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार थे, राजा राज्यपाल, पर उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी। और पूरब में बंगाल में पाल वंश के महिपाल थे। तो मतलब भारत कई राज्यों में बटा हुआ था। और तालमेल की कमी थी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर आपसी तालमेल नहीं था। और इसी बिखरे हुए माहौल में पश्चिम में अफगानिस्तान में गजनवी वंश पनप रहा था। ये तुर्क लोग शुरुआत में मध्य एशिया से आए थे। अक्सर अरब खलीफाओं की सेना में सैनिक होते थे। गाजी कहते थे इनको। गाजी मतलब धर्म योद्धा। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और अपने अलग राज्य बनाने लगे। अफगानिस्तान के गजनी शहर में करीब 932 ईस्वी में अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सेनापति ने गजनवी वंश की नींव डाली। अलप्तगीन, ओके। फिर अलप्तगीन के बाद आया उसका उत्तराधिकारी और दामाद सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। हाँ, ये नाम बहुत जरूरी है क्योंकि सुबुक्तगीन ही भारत पर सफलतापूर्वक हमला करने वाला पहला तुर्क शासक। पहला तुर्क शासक, गजनवी नहीं। हाँ बिल्कुल, पहला तुर्क शासक। उसने करीब 977 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल पर हमला किया था और उन्हें हराया भी था। अरे वाह, तो गजनवी से भी पहले? हाँ, अक्सर लोग गजनवी को पहला मान लेते हैं, पर सुबुक्तगीन ने शुरुआत कर दी थी। तो सुबुक्तगीन ने रास्ता दिखाया और फिर 998 ईस्वी में उसका बेटा महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, सुना है? हाँ, महमूद गजनवी बिल्कुल बेहद महत्वाकांक्षी था। उसकी नजरें सिर्फ गजनी पर नहीं थीं, वो तो मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। अच्छा। और इसी चक्कर में, इसी महत्वाकांक्षा ने उसे भारत की ओर खींचा बार बार। उसने कुछ खास उपाधियां भी ली थी, है ना? हाँ, ली थी। बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता ली उसने। खलीफा उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। तो खलीफा ने क्या उपाधियां दी? एक तो यामिन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, दूसरी अमीन उल मिल्लत मतलब मुसलमानों का संरक्षक। और सुल्तान, ये उपाधि भी तो उसी ने पहली बार ली थी भारत के संदर्भ में। बिल्कुल सही। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत से जुड़ा वो पहला मुस्लिम शासक था। बाद में दिल्ली सल्तनत के राजा भी सुल्तान ही कहलाए। वो खुद को गाजी भी कहता था और बुतशिकन भी, यानी मूर्ति तोड़ने वाला।
इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है और भारत में उस समय मंदिर और मूर्तियां बहुत थीं, तो बुत शिकन कहकर वो शायद एक तो अपनी धाक जमाना चाहता था। कट्टर छवि बनाना। हाँ, खुद को इस्लाम के रक्षक के तौर पर पेश करना, ये एक तरह से पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग भी थी शायद। ठीक है, तो ये तो हुई पृष्ठभूमि। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर उसने भारत पर इतने हमले क्यों किए? वो हेनरी एलियट कहते हैं कि खैबर दर्रे से करीब 17 बार हमले किए। मकसद क्या था? देखिए, वजहें तो कई गिनाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मुख्य उद्देश्य भारत की बेहिसाब दौलत को लूटना था। पैसा। हाँ, भारत उस जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था और गजनवी को मध्य एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना था, अपनी सेना रखनी थी, उसके लिए पैसा चाहिए था, बहुत पैसा। तो मतलब ये साफ है कि उसका इरादा भारत में साम्राज्य बनाने का नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। वो यहाँ राज करने नहीं आया था, वो आता, लूटता और वापस गजनी चला जाता। अच्छा, तो मतलब धन ही मेन चीज थी, साम्राज्य बनाना नहीं। और वो इस्लाम का प्रचार या अपनी सीमाओं की सुरक्षा, ये कारण कितने अहम थे? हाँ, इस्लाम का प्रचार भी एक घोषित वजह जरूर थी और कुछ हद तक शायद उसने किया भी, खासकर उत्तर पश्चिम के इलाकों में। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी सीमाओं को भारतीय राजाओं के हमलों से बचाना चाहता हो। लेकिन सच कहें तो ये सब कारण धन लूटने वाली मुख्य वजह के आगे छोटे लगते हैं। चलिए, तो अब उसके कुछ बड़े हमलों पर बात करते हैं। उसने खैबर दर्रे का इस्तेमाल किया है ना? हाँ, गजनवी के लिए खैबर पास ही मेन रूट था। बाद में गोरी ने गोमल और बोलन दर्रा इस्तेमाल किए। उसका पहला बड़ा हमला कब हुआ? करीब 1000 ईस्वी के आसपास हिंदूशाही राज्य के जो सीमा पर किले थे, पेशावर वगैरह, उन पर। लेकिन असली टक्कर तो राजा जयपाल से हुई। बिल्कुल, 1001 ईस्वी में पेशावर के पास गजनवी और राजा जयपाल की लड़ाई हुई। इसमें जयपाल हार गए और कहते हैं कि इस हार और अपमान से वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, आग में कूदकर। ओह, ये तो बहुत दुखद है। अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय शासकों पर कितना दबाव रहा होगा। बिल्कुल। जयपाल के बाद उनके बेटे आनंदपाल ने कमान संभाली। हाँ, आनंदपाल। उन्होंने क्या किया? आनंदपाल ने कोशिश की गजनवी को रोकने की। उन्होंने कुछ और राजपूत राजाओं को इकट्ठा भी किया, एक संघ बनाया। 1008 ईस्वी में छाछ का युद्ध हुआ। छाछ का युद्ध? हाँ, लेकिन किस्मत खराब थी, इसमें आनंदपाल भी हार गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी, उसकी सबसे मजबूत दीवार वो ढह गई। तो इसके बाद गजनवी के लिए रास्ता और खुल गया, वो और अंदर तक आने लगा। हाँ, अब उसके हौसले बढ़ गए। वो सिर्फ सीमा तक नहीं रुका। 1014 में उसने हरियाणा के थानेसर पर हमला किया। थानेसर तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कभी। हाँ, वही। वहां उसने चक्रस्वामी मंदिर को तोड़ा। और फिर वो गंगा घाटी तक पहुंच गया। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। यकीनन। 1018 ईस्वी में उसने गंगा यमुना के बीच के इलाके के बड़े शहर कन्नौज और मथुरा पर हमला किया। गंगा घाटी में पहला मुस्लिम हमला हुआ? हाँ, इतने बड़े पैमाने पर। कन्नौज का राजा था गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल। वो तो बिना लड़े ही भाग गया, डर गया शायद। और मथुरा तो मंदिरों का शहर था, बहुत भव्य। वहां उसने भयंकर लूटपाट की। उसके साथ एक इतिहासकार था उद्बी। हाँ, उद्बी ने लिखा है मथुरा के बारे में कि ऐसा शहर उसने कभी नहीं देखा, जैसे स्वर्ग का टुकड़ा हो, लेकिन लूटा उसे भी। क्या किसी भारतीय राजा ने उसका डटकर मुकाबला नहीं किया? कोई तो होगा। थे, बिल्कुल थे। जब गजनवी ने 1019-20 में बुंदेलखंड में कालिंजर किले पर हमला किया। हाँ, कालिंजर, चंदेल राजा। हाँ, चंदेल राजा विद्याधर, जिनका जिक्र हमने पहले किया था। विद्याधर। ओके। विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल को सजा देने के लिए भी हमला किया था, क्योंकि वो बिना लड़े भाग गया था गजनवी से। अच्छा। और विद्याधर ने गजनवी का भी बहुत बहादुरी से सामना किया, उसे कड़ी टक्कर दी। ये उन कुछ मौकों में से हैं जब गजनवी को वाकई चुनौती मिली। ये जानना तो जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उसके सबसे कुख्यात हमले पर, सोमनाथ। हाँ, सोमनाथ 1025 ईस्वी, ये उसका 16वां हमला माना जाता है और शायद सबसे विनाशकारी। गुजरात के काठियावाड़ तट पर सोमनाथ मंदिर, ज्योतिर्लिंग, शिव का मंदिर। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। अपार धार्मिक महत्व था इसका और इसीलिए यहाँ संपत्ति भी बहुत जमा थी। अकूत। उस वक्त गुजरात में कौन राजा थे? शालुक्य या सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम। भीम प्रथम? हाँ,
लेकिन गजनवी की फौज बहुत बड़ी थी, वो टिक नहीं पाए। गजनवी ने मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया और कहते हैं कि इतनी दौलत लूटी जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब गजनी ले गया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। कई बार टूटा, कई बार बना। सही कहा। गजनवी के बाद भी इस पर हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था अलफ खान, उसने भी तोड़ा। गुजरात के सुल्तानों ने, यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी कोशिश की। लेकिन हर बार बनता भी रहा। हाँ, यही खास बात है। गजनवी के हमले के फौरन बाद राजा भीम प्रथम ने ही उसे फिर से बनवाया। फिर 18वीं सदी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार करवाया। और आजादी के बाद सरदार पटेल ने। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भव्य पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो 1951 में हुई, वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, पटेल जी ने नहीं। ये एक छोटा सा फैक्ट है। अच्छा, तो गजनवी का अंत कैसे हुआ? सोमनाथ के बाद क्या हुआ? सोमनाथ उसका आखिरी बड़ा हमला जरूर था, लेकिन आखिरी अभियान नहीं। लौटते हुए उसे सिंध के जाटों और खोखरों ने काफी परेशान किया था। अच्छा। तो उनसे बदला लेने के लिए उसने 1027 में अपना आखिरी अभियान खोखरों के खिलाफ किया। इसके बाद वो गजनी लौट गया और 1030 में वहीं उसकी मौत हो गई। तो गजनवी मतलब ये विनाशकारी हमले, लेकिन एक और पहलू भी है। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान भी थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ लुटेरा, दूसरी तरफ विद्वानों का संरक्षक। हाँ, ये दिलचस्प है। विरोधाभासी लगता है, पर ऐसा था। एक तरफ वो बुत शिकन था, लुटेरा था, दूसरी तरफ उसके दरबार में उस जमाने के कुछ बहुत बड़े विद्वान और कवि भी थे। शायद अपनी छवि बनाने के लिए। बिल्कुल। शासक हमेशा से कला और साहित्य का इस्तेमाल अपनी इमेज बनाने के लिए करते आए हैं। सबसे फेमस नाम तो फिर फिरदौसी का है शायद, शाहनामा। हाँ, फिरदौसी फारसी भाषा का महान महाकाव्य लिखा शाहनामा। इसे फारसी साहित्य का गहना मानते हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। शाहनामा में है क्या? प्राचीन ईरान के राजाओं की कहानियां हैं, वीर गाथाएं। और कहते हैं कि फिरदौसी ने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। अच्छा, वो सोने के सिक्के वाली कहानी भी तो है। हाँ, वो किस्सा मशहूर है। कहते हैं गजनवी ने वादा किया था कि शाहनामा के हर शेर के लिए एक सोने का सिक्का देगा, लेकिन बाद में चांदी के भिजवा दिए। तो फिर फिरदौसी नाराज हो गए? हाँ, बहुत नाराज हुए और उन्होंने गजनवी की बुराई में भी कुछ शेर लिख दिए थे। और उत्बी, जिसका जिक्र मथुरा के समय आया था। उत्बी गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उसने अरबी में लिखी किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी। ये गजनवी के राज का आंखों देखा हाल है। एक नाम बैहाकी का भी सुना है। हाँ, बैहाकी। उसने लिखी तारीख ए सुबुक्तदीन। इसमें गजनवी के पिता सुबुक्तगीन और गजनवी के शुरुआती दिनों की जानकारी मिलती है। उसे पूर्व का पेप्स भी कहा गया है। पेप्स क्यों? शायद इसलिए कि उसने बहुत विस्तार से और निजी किस्म के विवरण दिए हैं अपनी किताब में, जैसे सैमुअल पेप्स अपनी डायरी में देते थे। लेकिन इन सबसे शायद ज्यादा महत्वपूर्ण विद्वान अल बिरूनी था, जो गजनवी के साथ आया। निसंदेह अल बिरूनी, वो मध्य एशिया में ख्वारिज्म का रहने वाला था, बहुत बड़ा विद्वान। जब गजनवी ने ख्वारिज्म जीता तो अल बिरूनी बंदी बनकर उसके साथ भारत आया। बंदी बनकर? हाँ, और यहाँ वो करीब 10 साल रहा। वो पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने बाकायदा संस्कृत सीखी, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, यहाँ का विज्ञान, गणित, दर्शन, रीति रिवाज सबका गहरा अध्ययन किया। और फिर लिखी अपनी मशहूर किताब किताबुल हिंद। हाँ, अरबी में किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, मतलब भारत की खोज। उस जमाने के भारत को समझने के लिए ये एक बेशकीमती खजाना है। क्या क्या लिखा है उसमें? अरे बहुत कुछ। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था, खान पान, त्योहार, विज्ञान, ज्योतिष, सब पर लिखा। उसने उस समय की एक लिपि सिद्ध मातृका का भी जिक्र किया है। लेकिन क्या वो पूरी तरह निष्पक्ष था? देखिए, पूरी तरह निष्पक्ष या सेक्युलर लेखक तो नहीं कह सकते। उसके लिखने में इस्लामी नजरिए की झलक मिलती है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिहाज से उसका काम अद्भुत है। एडवर्ड सचो ने अंग्रेजी में और रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। गजनवी के हमलों से जुड़ी कुछ और बातें, जैसे उसकी सेना या सिक्के वगैरह? हाँ, 2-3 चीजें और हैं। एक तो ये कि उसकी सेना में हिंदू सैनिक और सेनापति भी होते थे। तिलक नाम का एक हिंदू सेनापति काफी ऊंचे पद पर था। अच्छा, ये दिलचस्प है।
दूसरा, उसने चांदी के सिक्के चलाए थे, दिरहम। उनकी खासियत ये थी कि एक तरफ अरबी में लिखा होता था और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में, संस्कृत में। ऐसा क्यों? शायद इसलिए ताकि जीते हुए भारतीय इलाकों में वो सिक्के आसानी से चल सकें, लोग पहचान सकें। और तीसरा ये कि पंजाब और मुल्तान का जो बड़ा इलाका था, उसे उसने सिर्फ लूटा नहीं बल्कि सीधे अपने गजनी साम्राज्य में मिला लिया था। लाहौर, मुल्तान उसके राज्य का हिस्सा बन गए थे। तो सिर्फ लूटमार नहीं, कब्जा भी किया कुछ इलाकों पर। हाँ, उत्तर पश्चिम के इन इलाकों पर। तो कुल मिला के इन सब हमलों का इस पूरे दौर का भारत पर असर क्या हुआ? क्या सिर्फ तबाही और लूट ही थी या कुछ और भी? असर तो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। जैसे? पहला और शायद सबसे अहम, खैबर दर्रा, जो सदियों से भारत आने का मेन रास्ता था, वो अब लंबे समय के लिए विदेशी ताकतों के कंट्रोल में चला गया। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। दूसरा, इन हमलों ने भारतीय राजाओं की आपसी फूट और उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की कमजोरियों को एकदम खोल कर रख दिया। ये तो साफ दिखा। तीसरा, जाहिर है दौलत की भयानक लूट हुई, भारत आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ, साथ में बड़े पैमाने पर तबाही मची, जाने गई। चौथा, पंजाब जब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बना तो लाहौर फारसी भाषा, साहित्य और कल्चर का एक बड़ा सेंटर बन गया। अच्छा, एक कल्चरल शिफ्ट आया वहां। हाँ। पांचवा, उत्तर पश्चिमी भारत यानी आज का पाकिस्तान और आसपास का इलाका, वहां इस्लाम का फैलाव तेजी से हुआ। और छठा ये कि पंजाब पर तुर्कों का सीधा कंट्रोल हो गया। इसने आगे आने वाले तुर्क हमलों के लिए, जैसे मोहम्मद गौरी के हमलों के लिए, एक बेस तैयार कर दिया। एक चीज और, तुर्कों ने एक खास किस्म के धनुष का इस्तेमाल किया, नावक, जो शायद भारतीय धनुषों से बेहतर था। तो चलिए, आज हमने गजनवी के हमलों की कहानी को कई तरफ से देखा, समझा कि कैसे वो अफगानिस्तान में सुबुक्तगीन के बेटे के तौर पर उभरा, कैसे उसका मुख्य मकसद पैसा लूटना था, भारत में राज करना नहीं। हाँ, उसने उसके बड़े हमलों को देखा, हिंदू शाही राजा जयपाल और अनंतपाल की हार, गंगा घाटी तक उसकी पहुंच, राजा विद्याधर का वो मुकाबला और सोमनाथ का वो भयानक विनाश। और फिर अलबेरूनी और फिरदौसी जैसे विद्वानों की भूमिका को भी समझा। और आखिर में ये देखा कि कैसे इन हमलों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को हमेशा के लिए बदल दिया। दौलत बाहर गई और यहाँ के कल्चर और सियासत पर गहरा असर पड़ा। बिल्कुल। और ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। गजनवी के हमले ठीक है, मुख्य रूप से लूट के लिए थे, उसने यहाँ कोई सल्तनत नहीं बनाई, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। उसने दिखा दिया कि भारत की दौलत तक पहुंचना और यहाँ के राजाओं को हराना मुमकिन है, खासकर अगर वो बटे हुए हों। तो सोचने वाली बात यह है क्या कि अगर उस दौर के भारतीय राज्य, जैसे हिंदू शाही वंश था या बाद में वो चंदेल राजा विद्याधर जैसे शासक, अगर ये किसी तरह ज्यादा एकजुट होकर लगातार मुकाबला कर पाते तो क्या होता? क्या गजनवी इतनी आसानी से कामयाब हो पाता? हाँ, क्या भारत का आगे का इतिहास कुछ अलग होता? ये इतिहास के वो क्या होता अगर वाले सवाल हैं जो हमें सिखाते हैं कि एकता और दूर की सोच न होना किसी भी समाज को कितना महंगा पड़ सकता है।